आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में साइंस बाय लॉ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से अगले चैप्टर यानी एनिमल किंगडम। अभी तक हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आपके पूरे तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते थे सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चौथा चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम, और इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सबको कवर अप करने वाले हैं। हाँ, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा सारे स्टूडेंट से कि अगर जिन्होंने एनिमल किंगडम को अभी तक क्लियर नहीं किया है, एक बार आप सिर्फ और सिर्फ उनमें कुछ कुछ बातें हैं जिनको ध्यान से सुनते चलिएगा, आपका कवर अप होते चलेगा। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं आपका एनिमल किंगडम का फर्स्ट सवाल। यहाँ पर आज हमारा लेक्चर शुरू होने वाला है। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पंजेस। अब यहाँ पर स्पंज किसको बोलते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं, जो पहला बार है उनको भी बताया जाएगा और जो अभी रिवीजन कर गए हैं उनके लिए भी सही है। सुनिए, स्पंज का मतलब यहाँ पर देखिए, जो एनिमल किंगडम, किंगडम वर्ड हम जानते हैं कि सबसे बड़ा वर्ड होता है, यानी कि किसी भी क्लासिफिकेशन में जो टॉप लेवल पे होते हैं वो होते हैं किंगडम। और जब हम किंगडम में आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा फाइलम, याद रखेंगे। अब फाइलम हमारे पास जो एनिमल किंगडम होता है उसका जो फाइलम हो जाएगा 11 फाइलम होते हैं टोटल, याद रखिएगा। टोटल 11 फाइलम होते हैं। उनमें जो पहला फाइलम होता है जिसका नाम होता है पॉरीफेरा, और उसी पॉरीफेरा को हम लोग बोलते हैं स्पंजेज। हमने बोला कि स्पंज यानी कि सबसे निम्न कैटेगरी का जो एनिमल है उसमें किस प्रकार का किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन पाएगा। अब हमने आंसर बता दिया है तो कोई बात नहीं, यानी आपको पता चल रहा होगा कि जो सबसे निम्न होते हैं तो सबसे निम्न यानी कि सबसे न्यूनतम एनिमल्स में एकदम से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम पाया जाएगा। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है स्पंज में संगठन स्तर होता है तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी सेल मिलकर एक बॉडी बना के यहाँ पर कंटिन्यूअस चल रहे होंगे स्पंजेस में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, पॉरीफेरा पोसेसेस यानी कि वही पॉरीफेरा जो स्पंज जिसकी बात अभी हम किए थे। चलिए एक बार हम इसके बारे में बता देते हैं। पॉरीफेरा में क्या होता है, यहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटे छोटे जीव होते हैं। अब बोला जा रहा है कि इसमें क्या होगा, ट्रू टिश्यू होगा, कैनाल सिस्टम होगा, सेगमेंटेशन होगा या नोटोकॉर्ड होगा। तो पॉरीफेरा हम याद रखेंगे कि इसमें देखिए टिश्यू सिस्टम तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कुछ सेल मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक टिश्यू का निर्माण नहीं किए हुए हैं, यानी कि ये नहीं हो सकता। सेगमेंटेशन नहीं होगा क्योंकि इनका बॉडी ही नहीं बना है, तो सेगमेंटेड बॉडी तो होने का चांस ही नहीं आता। नोटोकॉर्ड भी नहीं होगा क्योंकि नोटोकॉर्ड हम ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर जो हमारा डॉर्सल साइड होता है उसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। कैनाल सिस्टम हो जाएगा। अब जिनको कैनाल सिस्टम के बारे में नहीं पता है, ये इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है, याद रखेंगे। इसमें इधर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम लोग बोलते हैं ओस्टिया। इस प्रकार से ओस्टिया हो जाएगा, ओस्टिया। इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील और इसको बोलते हैं हम लोग ऑसेकुलम, यानी याद रखेंगे इस प्रकार से होता है। अब हमने बोला ओस्टिया से पानी जाएगा यानी लिक्विड जाता है, पानी जाता है वो स्पॉन्जोसील में और उसके बाद इस ऑसेकुलम से, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, जो कि पाया जाता है पॉरीफेरा में। यानी आपका जो आंसर होने वाला है वो बी होने वाला है यहाँ पर सेकंड सवाल का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है आपके सामने, बॉडी सिमेट्री इन नाइडेरियन। गौर से देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि जो बॉडी सिमेट्री होगा नाइडेरियन में। अब नाइडेरियन किसको बोला जाता है, याद रखेंगे सिलेंट्रेटा। अब आगे बढ़ चुके हैं पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के बाद आता है आपका सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा कि सिलेंट्रेटा में जो बॉडी सिमेट्री होता है ये किस प्रकार का पाया जाता है, तो असिमेट्रिकल नहीं होगा। बाइलेटरल सिमेट्री अभी उतने ज्यादा एडवांस नहीं हुए हैं तो बाइलेटरल भी नहीं होगा, स्फेरिकल भी नहीं होगा। अब सिमेट्री क्या होता है सुनिए, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो इस प्रकार से है, इसको आप किधर से भी काटिएगा ये 2 बराबर भागों में बटेगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। इस प्रकार से किधर से भी काटिए रेडियल सिमेट्री। लेकिन जो 2 बराबर भागों में एक ही प्लेन से कट सकता है उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, और जो किधर से भी नहीं कट सकता उसको बोलते हैं एसिमेट्री। तो जो नाइट्रोब्लास्ट होते हैं या नाइडेरियंस होते हैं, यानी जिसको सिलेंट्रेटा कहते हैं, वो आपका आ जाएगा रेडियल सिमेट्री में। याद रखिएगा इनका आंसर आने वाला है रेडियल सिमेट्री। आगे बढ़ जाते हैं। नाइट्रोब्लास्ट सेल यानी जो नाइट्रोब्लास्ट, जो नाइडेरियन होते हैं, सिलेंट्रेटा होते हैं, उनमें कुछ छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं नाइट्रोब्लास्ट। आखिर अब ये नाइट्रोब्लास्ट सेल करते क्या है, यूज्ड फॉर, यानी कि जो नाइट्रोब्लास्ट होता है, नीडोब्लास्ट यहाँ पर लिख दिया हुआ है नाइट्रोब्लास्ट को, नाइट्रोब्लास्ट कोशिकाएं उपयोग होती हैं, यानी किसमें होती है, रेस्पायरेशन नहीं, एक्सक्रीशन में भी नहीं होगा, मूवमेंट में भी नहीं होगा। ये होता है डिफेंस एंड कैप्चर, यानी किसी भी खाने को कैप्चर करने के लिए या फिर डिफेंस खुद का रक्षा करने के लिए वहां पर नाइडोब्लास्ट होता है, टेंटाकल्स होते हैं, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा 5वां नंबर सवाल,
बोला जा रहा है कि प्लेटीहेल्मिन्थिस आर, यानी कि जो प्लेटीहेल्मिन्थिस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस नाम से ही याद रखिएगा, इसका नाम होता है चपटा, यानी चपटे वॉर्म्स, यानी कि चपटे चपटे कृमि होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस। राउंड वॉर्म गोल कृमि नहीं होगा। सेगमेंटेड वॉर्म, यानी अभी तक कोई भी बॉडी सेगमेंटेड नहीं हुई है तो हम सेगमेंटेड वर्ड यूज नहीं करेंगे। स्पॉन्जेस तो हमने बोल दिया, हम लोग पोरिफेरा को बोलते हैं, यानी हम लोग याद रखते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थिस को एक और नाम से जानते हैं हम लोग फ्लैट वॉर्म्स, यानी कि यहाँ पर फ्लैट वॉर्म्स आपका आंसर होने वाला होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। छठा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। बोला जा रहा है कि निमेटोडा आर कॉमनली कॉल्ड, यानी कि जो निमेटोडा होता है वो किसका नाम होता है? निमेटोडा हम लोग देखिए, सबसे पहले आता है आपका पॉरीफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा, उसके बाद टीनोफोरा, उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थिस, उसके बाद एस्केहेल्मिन्थिस, और एस्केहेल्मिन्थिस को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एस्केहेल्मिन्थिस, और एस्केहेल्मिन्थिस को ही हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं निमेटोडा, और एस्केहेल्मिन्थिस को हम एक और नाम से बोलते हैं राउंड वॉर्म। यानी जहां पर भी आपको राउंड वॉर्म दिख रहा होगा, गोल कृमि दिख रहा होगा, वही आ जाएगा आपका आंसर। फ्लैट वॉर्म आपका प्लेटीहेल्मिन्थिस हो जाएगा, राउंड वॉर्म, और सेगमेंटेड वॉर्म नहीं होगा। मोलस्कस तो हमें पता है कि मोलस्का एक फाइलम ही है जो आगे आने वाला है। चलिए छठा का आपका बी हो जाएगा। 7वें पे बढ़ जाते हैं आगे। बोला जा रहा है कि एनालिड्स शो, यानी कि जो एनालिड्स होते हैं, एनालिड्स किस प्रकार से क्या शो करवाते हैं इनमें से? सेगमेंटेशन, रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्री, नो सिलोम। अब देखिए रेडियल सिमेट्री की जहां तक बात आ रही है तो वो एनालिड्स तक आएगा ही नहीं। रेडियल सिमेट्री आएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एडल्ट में आएगा एकाइनोडर्मेटा, बाकी नीचे वाले निम्न कैटेगरी में आएगा रेडियल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल नहीं होते। एनालिड्स में किसको किसको रखते हैं ये पूछा जा रहा है, तो हम लोग अर्थवॉर्म को रख सकते हैं, अर्थवॉर्म जिसको हम लोग केचुआ बोलते हैं, या फिर बात करें इसमें लीच आ जाता है, लीच का मतलब जोंक। अब बोला जा रहा है कि इनमें बताइए, खुद से देखने के बाद हमें पता चलता है कि थोड़े थोड़े बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो, तो कैविटी के मतलब लाइनिंग प्रेजेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेगमेंटेशन। याद रखिएगा, यानी टूटा टूटा हुआ आपका बॉडी लग सकता है इनका। तो ये होते हैं एनालिड्स के एग्जाम्पल। आगे बढ़ जाते हैं 7वां से 8वां में। एग्जाम्पल ऑफ एनालिडा, फिर आ गया कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं एनालिडा के, एग्जाम्पल्स क्या क्या है एनालिड्स के। एक सेकेंड, हाँ एनालिड्स का एग्जांपल क्या क्या है, यानी कि एनालिड्स किस किस में आ सकते हैं या कौन सा उदाहरण है एनालिड्स का? अर्थवॉर्म, अभी तुरंत हमने बताया था कि ये जो अर्थवॉर्म है यही है एनालिड का एग्जांपल। हाइड्रा नहीं होगा यहाँ पर, एस्कैरिस नहीं होगा, स्पॉन्ज नहीं होगा। हाइड्रा सिलेंट्रेटा में जाता है, एस्कैरिस आपका एस्केहेल्मिन्थिस में जाता है, और स्पंज आपका पोरिफेरा में चला जाता है। यानी कि जो एनालिडा होने वाला है वो हो जाएगा आपका अर्थवॉर्म। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। आर्थ्रोपोड पोसेसेस, यानी कि जो आर्थ्रोपोड होते हैं उनमें क्या पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। आर्थ्रोपोड्स, देखिए आर्थ्रोपोड्स, पोड्स का मतलब पांव यहाँ पर, और आर्थ्रो का मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ज्वाइंट अपेंडिसेस, यानी कहने का अर्थ है कि उनका 3-3 पेयर, यानी ये दो पैर, यानी टोटल 6 पैर होते हैं, 3 पेयर में होते हैं। पेयर मतलब जोड़ा, 3 पेयर पैर होते हैं और सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, यही होता है इसका आर्थ्रोपोड। यानी कि कीड़े मकोड़े में देखिएगा 6 पैर पाए जाएंगे। ज्वाइंट अपेंडिजेस होते हैं। नोटोकॉड अभी तक नहीं आया होगा। सॉफ्ट बॉडी, सर उनका काइटेनियस बॉडी होता है, यानी उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, जैसे किसी भी कीड़े को आप देखिएगा ऊपर से तो वो कठोर होता है, सॉफ्ट बॉडी नहीं होता है। सेगमेंटेड, तो उनका बॉडी सेगमेंटेड ही होता है। नो सेगमेंटेड यहाँ पर दिया हुआ है तो ये आंसर नहीं हो सकता। आप किसी भी कीड़े को देखिए, सबसे अच्छा एग्जांपल है स्कॉर्पियन, जिसको हम बिच बोलते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें सेगमेंटेड टूटा टूटा हुआ बॉडी रहता है, तो यहाँ पर नो दिया हुआ है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं 10वें सवाल पे। लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, यानी कि सबसे ज्यादा फाइलम कौन सा, सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम के मामले में? तो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम हम लोग आर्थ्रोपोडा का बोलते हैं। यानी कि अगर आप मान लेते हैं आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, जहां पर भी आप देखेंगे हमें जरूर एक आर्थ्रोपोडा जरूर दिखने के लिए मिलेगा। यही बोला जा रहा है कि सबसे बड़ा फाइलम कौन होता है? आर्थ्रोपोडा हो जाता है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। बॉडी कैविटी ऑफ मोलस्कस, यानी कि जो मोलस्कस होते हैं उनमें किस प्रकार की बॉडी कैविटी पाई जाती है ये पूछा जा रहा है। तो बॉडी कैविटी के बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे रहे हैं कि सबसे पहले होते हैं एसिलोम, उसके बाद आते हैं सिलोम, और उसके बाद अब ये एसिलोम और सिलोम में अंतर समझिए। सिलोम का मतलब उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बॉडी ऑर्गन के लिए कैविटी नहीं होगा, गड्ढे नहीं होंगे, उसको ही हम लोग बोलते हैं एसिलोमेट। और जिनमें गड्ढे प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं सिलोम या सिलोमेट। जैसे हमारे बॉडी में हमारे लंग्स के लिए अलग कैविटी है, एब्डोमिनल के लिए अलग कैविटी है, यानी हम लोग हैं सिलोमेट। तो अब बोला जा रहा है कि ये
किसकी बात किया जा रहा है? मोलस्कस। अब मोलस्कस किस में आते हैं? तो याद रखिएगा जो एसिलोमेट होते हैं ये लगभग आपके एस्के हेलमिंथेस तक जाते हैं। इसके बाद यहां से स्यूडोसिलोमेट आ जाता है, यानी कि फॉल्स। अभी कैविटी आई नहीं है लेकिन दिखना चालू हो चुके हैं, यानी एस्के हेलमिंथेस के बाद जितने भी होंगे कॉर्डेटा तक सब आ जाएंगे आपके सिलोमेट में। यानी मोलस्कस एसिलोमेट नहीं होंगे, ना तो स्यूडोसिलोमेट होगा, ट्रू सिलोम होगा इनमें। याद रखिएगा ट्रू सिलोम होते हैं कौन? मोलस्का, यानी जो मोलस्का फाइलम होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा, सॉरी इकाइनोडर्म्स, वही इकाइनोडर्मेटा की बात की जा रही है कि इकाइनोडर्म्स शो सिमेट्री इन एडल्ट स्टेज। अभी हमने बताया था कि जो एडल्ट स्टेज होगा इकाइनोडर्मेटा का वो शो करता है रेडियल सिमेट्री, यानी कि किसी भी प्रकार से आप कहीं से भी काटिएगा तो वो कैसा शो करेगा? रेडियल सिमेट्री शो करेगा। याद रखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। बाइलेटरल सिमेट्री नहीं होगा, यहाँ पर रेडियल सिमेट्री होगा। एसिमेट्रिकल भी नहीं होगा। अब सिलेंड्रिकल तो कभी होता ही नहीं है, तीन ही होते हैं सिमेट्री में भी, उसमें भी रेडियल सिमेट्री इकाइनोडर्म में एडल्ट स्टेज में पाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, देखिए हमने अभी तुरंत बात किया था कि वाटर कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है? स्पंजेस में, यानी पॉरीफेरा में। लेकिन जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है ये पाया जाएगा आपका, याद रखिएगा वाटर वैस्कुलर सिस्टम वाटर कैनाल सिस्टम से अलग होता है, ये पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में। यानी यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा और स्पंज आपके लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कैनाल सिस्टम और वैस्कुलर सिस्टम बार बार पूछा जाता है। कैनाल सिस्टम का तो यहाँ पर पूछा ही जाता है कि पानी किस प्रकार से किधर की ओर जाता है, तो याद रखेंगे उस्टिया, स्पोंजोसिल और ओसेकुलम। लेकिन वाटर वैस्कुलर सिस्टम में याद रखेगा इकाइनोडर्मेटा आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन, यानी कि सबसे पहला बार या फिर बात करें नोटोकॉर्ड कहां पर देखने के लिए आपको मिला है? नोटोकॉर्ड का मतलब ये हमने बता ही दिया कि डोर्सल साइड में जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड। नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट नहीं है इसका मतलब उनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, इसीलिए उनका नाम आता है नॉन कॉर्डेट। और यहाँ पर प्रेजेंट पूछा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। कॉर्डेट, कॉर्डेट का मतलब जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उन्हीं को कॉर्डेट्स बोलते हैं, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कॉर्डेट्स। पॉरीफेरा तो सबसे निम्न कैटेगरी का है, सेलुलर लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें तो कभी नोटोकॉर्ड हो ही नहीं सकता, ना तो आर्थ्रोपोड में भी नहीं होता, यानी आंसर हो जाएगा आपका कॉर्डेटा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। 15 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, कॉर्डेट्स प्रोसेसेस, यानी कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड, वेंट्रल जैसे हम अपने आप को मान ले कॉर्डेट्स हैं, हम कॉर्डेट्स में भी वर्टेब्रेट्स हैं, यानी हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम पाया जाता है, इसलिए हम वर्टिब्रेटा में जाते हैं। तो हमने बोला कि अपने शरीर से आप फील कर सकते हैं कि क्या कॉर्डेट्स के पास वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है। क्या हमारे पास वेंट्रल नर्व कॉर्ड है? नहीं, ये पाया जाता है आपका कॉकरोच में। याद रखिएगा नोटोकॉर्ड, यस हमारे पास नोटोकॉर्ड है। ओपन सर्कुलेशन नहीं हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्लोज सर्कुलेशन होता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट से ब्लड पंप होता है ये आर्टरीज और वेन में जाता है और कैपिलरीज के जरिए वापस आता है। ज्वाइंटेड लेग्स, यानी कि क्या हमारे पैर ज्वाइंट हैं? नहीं है, हमारा जो पैर है वो पेल्विक गटल से ज्वाइंट होता है, लेकिन ये आपस में ज्वाइंट नहीं होते हैं। यहाँ पर आंसर होने वाला है नोटोकॉर्ड। आगे बढ़ जाते हैं 16 नंबर सवाल पे। एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस फिश, यानी कार्टिलेजिनस फिश जिसमें कार्टिलेज पाया जाता है, बोन नहीं पाया जाता है, उस फिश के बारे में पूछा जा रहा है। बोनी फिश आपका रोहू हो जाएगा, तो यहाँ पर कार्टिलेजिनस फिश पूछा गया है, नहीं होगा। फ्रॉग कोई फिश नहीं, वेल फिश है, लेकिन ये बोनी फिश में जाती है, यानी कि आपका जो आंसर होने वाला है शार्क होने वाला है। याद रखिएगा शार्क, जो कि यहाँ पर ग्रेट व्हाइट शार्क बोला जा रहा है, यही हो जाएगा। ये शार्क एक कार्टिलेजिनस फिश है, एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं 17 नंबर सवाल आपके सामने है। एम्फीबियंस लिव इन, यानी जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियन हम किसको बोलते हैं और किस प्रकार के कैटेगराइज्ड आ जाएंगे। यानी एम्फीबियन में याद रखिएगा जो लैंड यानी जमीन और पानी दोनों पर रह सकते होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन। तो आ जाइए, ओनली वाटर नहीं होगा, ओनली लैंड नहीं होगा, बोथ लैंड एंड वाटर, यानी कि लैंड और वाटर दोनों में रहने वाले को ही हम लोग एम्फीबियन बोलते हैं। और एक एग्जाम्पल आपका आ जाएगा फ्रॉग, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉग। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। बोला जा रहा है रेप्टाइल्स आर, यानी जो रेप्टाइल्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, या फिर बात करें क्या उनमें पाया जाता है। मॉइस्ट स्किन, क्या आपने किसी भी सांप में देखा है कि उसका जो स्किन है, या फिर बात करें किसी भी छिपकली में आपने देखा है कि उसका जो स्किन है गीला हो? नहीं होता, यानी मॉइस्ट स्किन नहीं होगा। स्केल्स, यस बिल्कुल, सांप में आप देखिएगा उसका जो स्केल्स दिखता है आपको, केचुली जिसको बोलते हैं, स्केल्स दिखता है। फेदर्स, पंख नहीं होते, हेयर्स नहीं होते, यानी उसमें होता है स्केल्स, यानी कि आप बोल सकते हैं उसमें चमड़ी में ही उभार देखने के लिए मिलता है, उसी को बोलते हैं स्केल्स। आगे बढ़ जाते हैं। बर्ड्स बिलोंग टू क्लास, यानी बर्ड्स किस क्लास में बिलोंग करते हैं ये पूछा जा रहा है। अगर आप कॉर्डेटा को भी बांटिएगा तो उसमें भी बटेगा, एक तो आपका वर्टिब्रेटा बन जाएगा और वर्टिब्रेटा को भी बांटिएगा तो आपके बन जाएंगे फिशेस,
एम्फीबियन, रेप्टाइल, और उसके बाद बच जाएगा आपका रेप्टाइल के भी बाद यहां पर बटने वाला होगा मैमल्स और एव्स। अब हमने बोला कि बर्ड्स, बर्ड्स किस में आएंगे? एव्स में आते हैं, याद रखिएगा। यानी कि आपके जो वर्ड्स हो जाएंगे वो एव्स में आएंगे। मैमल्स में हम लोग आते हैं, रेप्टाइल्स में सांप आ जाएंगे यानी जो रेंगने वाले होंगे रेप्टाइल्स में आ जाएंगे, और जो पानी और जमीन दोनों पर आते हैं वो एम्फीबिया में आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर पक्षियों की बात करेंगे तो एव्स में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। बोला जा रहा है कि मेमरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन, यानी कि दूध ग्रंथियां यानी स्तन ग्रंथियां जिसको बोलते हैं, जो अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं, वो किसमें कैटेगरी पाई जाती है ये पूछा जा रहा है। तो बर्ड्स कभी भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, ना तो सांप पिलाता है ना तो फ्रॉग पिलाता है। जो होता है मैमल्स वही अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, यानी उनमें ही होता है मेमरी ग्लैंड, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल 21 नंबर, सिलोम इज अब्सेंट इन, यानी जो सिलोम होता है वो किसमें अब्सेंट होता है? तो अभी हम तुरंत आपको बता चुके हैं कि सिलोम किसमें अब्सेंट होने वाला है, वो हो जाएगा आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एस्केहेल्मिन्थेस के बाद सब में सिलोम पाया जाता है, यानी एनिलिडा में सिलोम होगा, आर्थ्रोपोडा में सिलोम होगा और मोलस्का में भी सिलोम होगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस। आगे बढ़ जाते हैं 22 नंबर सवाल। बोला जा रहा है कि एस्कैरिस बिलोंग, यानी कि जो एस्कैरिस है वो कहां से बिलोंग करता है? एस्केरियासिस नाम होता है एक बीमारी का, जो इस कीड़े के चलते, इस कृमि के चलते होता है, एस्कैरिस, और ये आता है आपका एस्केहेल्मिन्थेस, यानी कि आप याद रख सकते हैं आप राउंड वर्म। तो अब आते हैं राउंड वर्म या एस्केहेल्मिन्थेस। अब एस्केहेल्मिन्थेस का दूसरा नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या याद रखेंगे? देखिए एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, और वो एस्केहेल्मिन्थेस खोजते रह जाएंगे, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है निमेटोडा, यानी आपका आंसर होने वाला है निमेटोडा, याद रखेंगे। एस्केहेल्मिन्थेस को एक और नाम से जानते हैं, निमेटोडा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। 23 नंबर सवाल बोला जा रहा है स्टारफिश बिलोंग्स टू, यानी जो स्टारफिश होता है वो किस में बिलोंग करता है ये पूछा जा रहा है। स्टारफिश, अब याद रखेंगे स्टारफिश तो एक एग्जांपल ही आ गया है कि स्टारफिश किसमें हो सकता है। तो हम देखें यहां पर अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं, हमारे जैसा कि अगर कुछ भी याद नहीं है तो आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना सीखिए, आंसर से जाइए। मोलस्का, मोलस्का में हमने जाना है कि बॉडी में एक शेल होता है, इस प्रकार से आपको एक कवर शेल देखने के लिए मिलेगा। क्या स्टारफिश में शेल होता है? पानी में रहता है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में हमने बोला कीड़े मकोड़े आएंगे, क्या स्टारफिश कीड़े मकोड़े में आता है? नहीं आता है। एनिलिडा, एनिलिडा में हमने बोला कि पतले पतले धागे जैसे होंगे और रेंगने वाले होंगे, मतलब लगभग सेगमेंटेड बॉडी होगा, उसमें अर्थवर्म और लीच आ जाएंगे। क्या इसमें हो सकता है? नहीं। इसका मतलब आंसर कहां जाने वाला है? इकाइनोडर्मेटा, याद रखिएगा इकाइनोडर्मेटा में आ जाएगा आपका स्टारफिश। आगे बढ़ जाते हैं अगला, फ्रॉग बिलोंग्स टू क्लास। अब फिर से वही सवाल कि फ्रॉग कहां पर आते हैं, तो हमें पता है फ्रॉग पानी और जमीन दोनों में रह सकता है, इसका मतलब रेप्टाइल्स में नहीं आएगा, एम्फीबिया में आ जाएगा, मैमल्स में नहीं आएगा और ना तो एप्स में आएगा। यानी आपका जो फ्रॉग आएगा वो किस में आ जाएगा? एम्फीबिया में। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन। अब फिर से वही सवाल कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहां पर पाया गया? क्लोइड, क्लोइड का मतलब बंद, उसमें कैपिलरीज भी पाई जाती हैं। तो ये कॉकरोच में नहीं होता, स्नेल में नहीं होता, स्टारफिश में नहीं होता, ये होता है आपका अर्थवर्म में यानी एनिलिड्स में। चलिए अगले सवाल में बढ़ जाते हैं। 26 नंबर सवाल बोला जा रहा है सेगमेंटेड बॉडी इज सीन इन, यानी जो सेगमेंटेड बॉडी, यानी सेगमेंटेड का मतलब समझिए, इस प्रकार से मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, इस प्रकार से बॉडी पर बोला जा रहा है कि सेगमेंट प्रेजेंट होंगे, यानी इस प्रकार से धारियां प्रेजेंट होंगी, धारियां यानी कि खंडित। हमने बोला कि टूटा टूटा हुआ शरीर रहेगा, टूटा टूटा शरीर किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में नहीं, ये तो एकदम से निम्न कैटेगरी का है। अमीबा हमने बोला अनिश्चित होता है, और ये भी एकदम छोटा सा स्पंज है, तो इसमें भी सेगमेंट नहीं हो सकता, यानी कि आपका जो आंसर आने वाला है अर्थवर्म, जिसको केचुआ बोलते हैं, वो हो जाएगा सेगमेंटेड बॉडी। आगे बढ़ जाते हैं, एग्जांपल ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा। क्या बोला जा रहा है कि जो प्रोटोकॉर्डेट्स होता है उसका एग्जांपल बोला जा रहा है प्रोटोकॉर्डेट। अब यहाँ पर फिर से बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं, क्यों? प्रोटो का मतलब कॉर्डेट से पहले, तो कॉर्डेट से पहले यहाँ पर डायरेक्ट वर्ड यूज किया गया है प्रोटोकॉर्डेट। अब बच्चे क्या करेंगे? कॉर्डेटा को ही बांटते रह जाएंगे, प्रोटोकॉर्डेट और सिफालोकॉर्डेट और ये वो, लेकिन यहाँ पर हमें आंसर के अनुसार चलना होगा। ये देखिए रैबिट दिया हुआ है कॉर्डेट, फ्रॉग दिया हुआ है कॉर्डेट और शार्क दिया हुआ है कॉर्डेट, लेकिन एक ही दिया हुआ है जो कॉर्डेट से पहले आता है, यानी कि बेलेंगसस, याद रखेंगे, सॉरी बेलेनोग्लसस, याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। 28 नंबर सवाल बोला जा रहा है एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ, यानी कि काइटिन का जो एक्सोस्केलेटन होता है किस जीव में पाया जाता है? तो काइटिन का सेल वॉल आप याद रखिएगा फंजाई में पाया जाता है, और काइटिन का एक्सोस्केलेटन यानी कि जो बाहरी आवरण होता है किस में पाया जाता है? वो आपका पाया जाएगा आपका अर्थ्रोपोडा में, यानी जितने भी कीटे यानी कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें पाया जाता है आपका
काइटिन का एक्सोस्केलेटन। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे सीडोसिलोम, यानी सीडोसिलोम का मतलब अभी तक सिलोम पूरी तरीके से कैविटी आई नहीं है, आने वाली है। उसमें बोला जा रहा है कि सीडोसिलोम किसमें पाया जा रहा होगा, तो याद रखेंगे एस्केलमेंथिस हमने बोला था, नेमेटोडा बहुत बार इंपॉर्टेंट आ रहा है, निमेटोडा निमेटोडा याद रखेंगे, इसी को हम लोग राउंड वॉर्म एस्केलमेंथिस बोलते हैं। इसमें पाया जाता है सीडोसिलोम। पॉरीफेरा नहीं होगा क्योंकि ये सबसे पहले, और इसमें सिलोम होता है और इसमें भी सिलोम होता है, यानी जो सीडोसिलोम होता है वो सिर्फ एस्केलमेंथिस होता है। आगे बढ़ जाते हैं, आज का लास्ट सवाल बोला जा रहा है कि विच इज मैमल्स, यानी कि इनमें से आपका कौन मैमल है ये बताना है। ये तो सबसे आसान सवाल होने वाला है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता चल सके कि आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा है कि नहीं। अगर यहाँ पर कमेंट नहीं आते हैं तो हमें लगेगा कि आप लोग मेरी वीडियो को देख ही नहीं रहे। तो हम चाहते हैं कि आप इसका कमेंट जरूर से दें कि कौन सा आंसर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। और आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो रखने से भी कोई फायदा नहीं होगा। आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सिर्फ देखिए मत, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।